हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। प्राचीन राजनीतिक विचारक में आज हमारा टॉपिक है कन्फ्यूशियस। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। राजनीतिक चिंतन का क्षेत्र प्रधानतः राज्य और व्यक्ति के स्वरूप और उनके अंतः संबंधों से संबंधित होता है। जो राजनीतिक चिंतन का क्षेत्र है वो जो राज्य हैं और व्यक्ति हैं उनके जो परस्पर संबंध हैं, उनसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने मनुष्य को एक राजनीतिक सामाजिक प्राणी माना है। कैसा माना है? राजनीतिक और सामाजिक प्राणी माना है तथा व्यक्ति के जीवन के संबंध में लौकिक और धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, प्राचीन काल में समस्त व्यवस्थित चिंतन, जितना भी चिंतन था दर्शन के अंतर्गत होता था। सारे विचार दर्शन के विचार क्षेत्र में आते थे। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु ने राजनीति के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन करते हुए अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। इन विचारों के अंतर्गत राजनीति में न्याय, संपत्ति, अधिकार, कानून तथा सत्ता द्वारा कानून को लागू करने आदि विषयों से संबंधित प्रश्नों का चिंतन किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा पर, क्रांति आदि संबंधी विचारों के प्रतिपादन का श्रेय प्राचीन ग्रीक विचारकों को ही जाता है। तो हम कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस का जन्म, सबसे पहले इनका हम जीवन परिचय जान लेते हैं, फिर इनके विचारों को पढ़ेंगे। इनका जन्म 550 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका जातीय नाम कुंग था। अब इनका जातीय नाम कैसा था? कुंग था। कुंग नाम था इनका। कुंग फूबसे के लातीनी स्वरूप को ही कन्फ्यूशियस कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुंग फूबसे के लातीनी स्वरूप को ही कन्फ्यूशियस कहा जाता है। अब कन्फ्यूशियस किसके स्वरूप को कहा जाता है? तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? कन्फ्यूशियस का दार्शनिक कुंग होता है। कन्फ्यूशियस का मतलब क्या होता है? दार्शनिक कुंग। वह प्राचीन लू प्रदेश का निवासी था। कहाँ का निवासी था? लू प्रदेश का निवासी था, जिसे वर्तमान में शांतुंग के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के थे? ये कन्फ्यूशियस ये चाइना के थे। प्राचीन वहाँ प्रदेश था, लू प्रदेश था, वहीं के निवासी थे, जिसे वर्तमान में अगर करंट में देखा जाए तो वहाँ अब शांतुंग के नाम से वो जाना जाता है, जहाँ वो लू प्रदेश में रहते थे। उनके पिता जो है सु लियाग ही बेसाऊ जिले के सेनापति थे। तो इनके पिता का नाम सु लियाग ही था। बेसाऊ जिले के सेनापति थे। जन्म के 3 वर्ष बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया। अब इनके पिता जो थे, जब ये 3 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात उनका परिवार जो है बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना किया इनके परिवार ने, जिससे उनका बाल्यकाल क्या हो गया? कन्फ्यूशियस का बाल्यकाल बहुत ही आर्थिक विपन्नता में, गरीबी में व्यतीत हुआ। परंतु कन्फ्यूशियस ने अपनी निर्धनता को आगे चलकर अपनी विद्वता और दक्षता का कारण बनाया। 5 वर्ष की अवस्था से ही विभिन्न खेलों के माध्यम से उनकी कलात्मक अभिरुचि परिलक्षित होती थी। कम उम्र की आयु में ही कन्फ्यूशियस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी तथा शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया था। अब ये जब कम उम्र के आयु के थे, कम उम्र में इन्होंने नौकरी की थी, तो वो नौकरी भी छोड़ दी और शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया। घर में ही विद्यालय खोलकर विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य और नीतिशास्त्र की मौखिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। कैसी शिक्षा देते थे? मौखिक शिक्षा देते थे, ओरल। अब कौन कौन सा विषय की शिक्षा देते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास, काव्य और नीतिशास्त्र की शिक्षा देते थे ये, ओरल। 480 ईस्वी पूर्व में इस महान विभूति की मृत्यु हो गई। अब 480 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कन्फ्यूशियस ने समाज में स्थिरता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, कन्फ्यूशियस में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में दिया, किस दिशा में दिया? तो समाज में स्थिरता लाने के लिए, स्थिरता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने।
उनके समाज सुधारक जो समाज सुधारक उपदेशों के कारण ही, कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों के कारण ही समाज में एक रूपता स्थापित हुई। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और उनका दर्शन वर्तमान में भी चीन वासियों की शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। अब कन्फ्यूशियस का राजनीतिक धार्मिक जीवन कैसा था हम देखते हैं। 53 वर्ष की आयु में वे चीन के राजलू में एक शहर के शासनकर्ता बने। अब जब ये 53 वर्ष की आयु के हुए तो चीन के लू प्रदेश के, जहाँ ये निवासी थे, जहाँ के लू प्रदेश के, वहीं एक शहर के शासनकर्ता बने तथा बाद में वे मंत्री पद पर नियुक्त हुए। मंत्री बनने के बाद इन्होंने दंड के स्थान पर, अब क्या हुआ, जब ये मंत्री बन गए उसके बाद इन्होंने क्या किया, दंड के स्थान पर, अब दंड का जो ये था, इन्होंने दंड को ना चुनकर किसको चुना, मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया है कि मनुष्य को जो सुधार किया जाए वो दंड देकर नहीं, बल्कि कैसा सुधार किया जाए, उनका चरित्र सुधार किया जाए, उनको ऐसे माहौल प्रदान किया जाए जिसमें वो अपने आप को बदल सकें, अच्छी आदतें उनमें पनपें, उनका चरित्र सुधार किया जाए। तो ये दंड के स्थान पर मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल देते हैं। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यहाँ से उठ सकता है। अब कन्फ्यूशियस क्या करते थे, अपने शिष्यों को किस प्रकार का संदेश देते थे, तो ये सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश देते थे। तो इन्होंने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। अब यहाँ भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस पर ज़्यादा बल देते थे कन्फ्यूशियस, सदाचार पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। उनका मानना था, उनका कहना था कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा तुम अपने साथ नहीं करना चाहते हो। अगर तुम्हें जो काम नहीं पसंद है तो वो दूसरों को ज़बरदस्ती ना करवाइए, ना ही वैसा जो आपको अपने साथ व्यवहार करना नहीं पसंद है वैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार ना करिए। उनका मानना था, उनका कहना था, वो कहते हैं कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो, अपने साथ नहीं करते हो। कन्फ्यूशियस एक धर्म प्रचारक ही नहीं वरन एक सुधारक भी थे। ठीक, तो ये एक धर्म प्रचारक ही नहीं, एक सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने ईश्वर के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए, ईश्वर के संबंध में ये कोई उपदेश नहीं देते हैं, परंतु फिर भी बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे। अब लोगों ने अपनी धारणाएं बना दी थी कि धार्मिक गुरु उनको मानने लगे थे, धर्म से जोड़कर देखने लगे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, कन्फ्यूशियस ने कोई ईश्वर के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया था। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों के कारण चीनी समाज में एक स्थिरता आई। तो जो कन्फ्यूशियस ने अपना विचार दिया था समाज सुधारक उपदेश की, समाज कैसे सुधार किया जाए, सामाजिक कैसे समाज में सुधार ला जाए जिससे वहाँ पे स्थिरता आए, एक रूपता आए, लोगों में आपसी भाईचारा बने। तो इन्होंने क्या किया, एक स्थिरता लाने की कोशिश की चीनी समाज में। किसके माध्यम से, जो इन्होंने अपना उपदेश दिया समाज सुधारक उपदेश, इसी के माध्यम से चीनी समाज में एक स्थिरता लाने की कोशिश की और चीनी समाज में स्थिरता आई भी। कन्फ्यूशियस के विचार आज भी चीन वासियों की शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। अब कन्फ्यूशियस के जन्म के समय चीन में राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थी। अब कैसा था वहाँ पे, बहुत ही उथल पुथल था वहाँ पे, व्यवस्था अस्थिरता थी। इसके राजवंश के, इससे क्या हुआ, वहाँ जो राजवंश था वहाँ की स्थिति बहुत कमज़ोर होने के कारण चीन में अनेक राज्य स्थापित हो गए थे। मतलब एक प्रकार से उथल पुथल व्यवस्था थी वहाँ पे, तो जिससे राज्य जो है अलग अलग टूटकर बिखर गया था। तो अलग अलग अनेक राज्य स्थापित हो गए थे, एकता नहीं थी उनमें। तो इस समय को झगड़ते राज्यों को काल भी कहा जाता है कि लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे सत्ता प्राप्त करने के लिए, शासन करने के लिए। तो इस समय को झगड़ते राज्यों का काल कहा गया है। दूसरी ओर महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कन्फ्यूशियस ने क्या काम किया, सदाचार और सामाजिक धार्मिक सुधार पर बल दिया। कैसी स्थिति में,
जब चीन में अस्थिरता विद्यमान थी और दूसरी तरफ लोग महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में विचारों का प्रतिपादन कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में कन्फ्यूशियस ने क्या किया, सदाचार और धार्मिक सामाजिक सुधार पर बल दिया। महात्मा बुद्ध की तरह कन्फ्यूशियस भी ईश्वर और देवताओं के विषय में अधिक वार्ता नहीं करते थे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है महात्मा बुद्ध जैसे ईश्वर और देवताओं के विषय में बात नहीं करते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, वैसे ही कन्फ्यूशियस ने भी ईश्वर और देवताओं के विषय में कोई वार्ता नहीं की है, कोई बात नहीं की है। उनके मतानुसार, अब कन्फ्यूशियस के मतानुसार शासक का धर्म आज्ञा देना है और शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। जो शासित है, जनता है, उसका कर्तव्य है कि उस आज्ञा का पालन करे और शासक का धर्म क्या होगा, आज्ञा देना होगा। इसी प्रकार पिता पति और बड़े भाई का धर्म आदेश देना है और पुत्र पत्नी व छोटे भाई का कर्तव्य आदेशों का पालन करना है, ऐसा यहाँ बताया गया है। कन्फ्यूशियस के सामाजिक और राजनीतिक विचार कैसे हैं, हम देखते हैं। कन्फ्यूशियस का कहना था किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने उचित कर्तव्यों का पालन करता रहे। ठीक, जब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी क्या होगा, एक अच्छा शासन और शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित होगी। शासक को सही अर्थों में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए तथा मंत्री को सही अर्थों में मंत्री होना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था कि यदि उसे किसी प्रदेश के शासन सूत्र के संचालन का भार सौंपा जाए, अब ये कह रहे हैं कि अगर हमको किसी मतलब कि प्रदेश का शासन चलाने का भार सौंपा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नामों में सुधार करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करेंगे, नामों में सुधार करेंगे। कि अब ये नामों में सुधार का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह है कि जो जिस नाम के पद पर प्रतिष्ठित हो उसे उस पद से संलग्न सभी कर्तव्यों का विधिवत पालन करना चाहिए जिससे उसका वह नाम सार्थक हो। ठीक, जैसे आपको कोई काम दिया गया तो आप निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से उसका पालन कीजिए, उस अपना कर्तव्यों का विधिवत पालन करिए और जिससे वह आपका नाम जो है सार्थक हो सके। तो यही नामों में सुधार का मतलब है। कन्फ्यूशियस उदाहरण और आदर्श की शक्ति में पूर्ण विश्वास करते थे। किसमें पूर्ण विश्वास करते थे, उदाहरण और आदर्श की शक्ति में। उनका मानना था कि आदर्श व्यक्ति अपने सद आचरण से, अपने अच्छे आचरण से जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आम जनता अवश्य उसके समक्ष झुक जाती है। यदि किसी देश के शासक को यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि उसे भली प्रकार शासन चलाने के लिए क्या करना चाहिए तो निश्चय ही वह अपना उदाहरण प्रस्तुत करके आम जनता के आचरण में सुधार कर सकता है। तो ऐसा करने में राज्य को सुखी, समृद्ध एवं संपन्न बनाया जा सकता है। कन्फ्यूशियस ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उसे कोई दैवी शक्ति या ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने बताया, इन्होंने कोई दैवी शक्ति या ईश्वरीय किसकी ये ईश्वर टाइप का कोई भी बात नहीं किया था। ये ईश्वर को मानते ही नहीं थे, सीधा सीधा ऐसा है। ना ही कोई दैवी शक्ति ये सब इसमें विश्वास करते थे। आडंबर वगैरह को ये बिल्कुल ही नहीं मानते थे। इनका दावा नहीं किया इन्होंने ऐसा। वह केवल इस बात पर विचार करते थे कि व्यक्ति क्या है और समाज में उसके क्या कर्तव्य हैं। उन्होंने क्या किया, शक्ति दर्शन, असाधारण एवं अमानुषिक शक्तियों, विद्रोह प्रवृत्ति तथा देवी देवताओं का कभी वर्णन नहीं किया। अब यहाँ देखिए, अब ये इस पर कभी विश्वास ही नहीं किए। शक्ति प्रदर्शन जो करते हैं लोग, असाधारण अमानुषिक शक्तियों, विद्रोह प्रवृत्ति, देवी देवता जो आडंबर वगैरह है, ये सब पर कभी इन्होंने बात भी नहीं की, ना ही इसका कभी पक्ष लिया। उनका मानना था कि विद्वता की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण उत्तरदायित्व और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे और देवी देवताओं का सम्मान करते हुए भी उनसे अलग रहे।
उनका मानना था कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं कर सकता वह देवी देवताओं की सेवा के योग्य भी नहीं है, और अपने और दूसरों के सभी कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए कन्फ्यूशियस ने कहा था, बुरा आदमी कभी भी शासन करने के योग्य नहीं हो सकता, भले ही वह कितना भी शक्ति संपन्न क्यों न हो। शासक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? नियम। शासक का कर्तव्य नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड देना तो है ही, परंतु उसे कभी यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके सदाचरण के आदर्श प्रस्तुत करने की शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति नहीं है। कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूशियसवाद या कुंग-फुत्सीवाद कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कन्फ्यूशियसवाद या कुंग-फुत्सीवाद, ये कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है, कन्फ्यूशियसवाद या कुंग-फुत्सीवाद। अब ये दे दिया जाएगा, इसका मतलब पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को ही कन्फ्यूशियसवाद या कुंग-फुत्सीवाद कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कहे दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूशियसवाद या कुंग-फुत्सीवाद कहा जाता है। कन्फ्यूशियस के अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है तथा उसे यह गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है, अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का सम्मान करना है और ऐसा न करना ईश्वर की अवज्ञा करना है। अब कन्फ्यूशियस की रचनाएं देखते हैं। कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझा। अब इनका कोई लिखित नहीं मिलता है, लिखित रूप नहीं दिया है इन्होंने अपने विचारों का। उनका मानना था, उनका मत था कि विचारों को वह खो सकते हैं, वो उनका सृष्टा नहीं। वह पुरातत्व का मतलब कि ये जो है कन्फ्यूशियस पुरातत्व के उपासक थे। इनका विचार था कि उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो पुरातत्व के उपासक थे। उनका कहना था कि मनुष्य को समस्त कार्यकलापों के लिए नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं, न केवल व्यक्ति के लिए वरन संपूर्ण समाज के सुधार और सही विकास के नियम और स्वरूप प्राचीन महात्माओं के शब्दों एवं कार्यशैलियों में प्राप्त हो सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने ऐसा कोई लेख ही नहीं छोड़ा जिसमें उसके द्वारा प्रतिपादित नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का निरूपण हो, किंतु उनके जो पौत्र थे, तेसजे नाम था इनके पौत्र तेसजे द्वारा लिखित, अब तेसजे ने लिखा था औसत का सिद्धांत। अंग्रेजी अनुवाद इसका क्या है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है अनुवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। ठीक, तो औसत का सिद्धांत, ये डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन। और उनके जो शिष्य थे तसांग सिन द्वारा लिखित महान शिक्षा, अंग्रेजी अनुवाद इसका है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, द ग्रेट लर्निंग। तो महान शिक्षा लिखी है तसांग सिंह ने और तेसजे ने लिखी औसत का सिद्धांत। तो यहाँ पे नामक ये दोनों पुस्तकें तत् संबंधी समस्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं इसी से। बसंत और पतझड़, अब बसंत और पतझड़ जो ये बुक है, अंग्रेजी अनुवाद स्प्रिंग एंड ऑटम। अब ये स्प्रिंग एंड ऑटम, बसंत और पतझड़ नामक एक ग्रंथ है जिसे लू का इतिवृत्त कहते हैं और यह कन्फ्यूशियस का लिखा हुआ बताया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कन्फ्यूशियस को कौन सा ग्रंथ है, तो ये स्प्रिंग एंड ऑटम है, बसंत और पतझड़, जिसे लू का इतिवृत्त भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है लू का इतिवृत्त किसे कहते हैं, तो बसंत और पतझड़ को। जो ये बुक है ये कन्फ्यूशियस की लिखी हुई बताई जाती है। यह समूची कृति प्राप्त है और यद्यप बहुत छोटी है तथा क्या है, चीन के संक्षिप्त इतिहासों के लिए आदर्श मानी जाती है। तो इनके विचारों को भी आज भी अपनाया जाता है, आज भी माना जाता है। कन्फ्यूशियस बहुत ही महान विचारक थे चीन के, जिन्होंने चीन में जो वहाँ की उथल पुथल व्यवस्था थी उनमें क्या हुआ, उसको एक स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की और सदाचार का मार्ग दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से हमारा ये कन्फ्यूशियस का टॉपिक
कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने जो है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की या यूपीएचईएससी की, चाहे जीआईसी लेवल का हो, चाहे जीडीसी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, किसी भी स्टेट का नेट सेट एग्ज़ाम हो, तो वहाँ का सारा हमने क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है आपने इस चैनल पर डाला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।